अच्छा मैंने करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है 14 तारीख से पहला T20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैच और 5 ही वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ मुनक़िद की जा रही है, जिसमें अब देखते हैं कि दोनों टीमें जो है भरपूर तौर पर प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ हैं। अगर पाकिस्तान की प्रैक्टिस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तीनों शोबे में इस वक्त हम देख रहे हैं कि भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस करता दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कल पाकिस्तान के दौरे पे पहुंची और बाकायदा तौर पर उन्होंने भी प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। सीरीज़ के हवाले से हम तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं फैसल शेख साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। दोनों ही से जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब से बात आते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे, सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, कैसा देख रहे हैं इस सीरीज़ को ओवरऑल? अगर हम माजी में थोड़े सा पीछे चले जाएं तो अफगानिस्तान के खिलाफ हमें जो है T20 सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सीरीज़ हम हारे हैं, पहली दफ़ा अफगानिस्तान ने सीरीज़ हमसे जीती है, क्या कहेंगे? और फिर जिस तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल आई है, इस सीरीज़ में हम भी जिस तरह नौजवान खिलाड़ी को मौका देते हुए नज़र आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सीरीज़ में कामयाबी हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, सबसे पहले तो ये बात बड़ी काबिल इत्मीनान है कि और खुश आइंद है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर न्यूजीलैंड की टीम आई है। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने जो 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग इंट्रोड्यूस की थी और दुनिया भर में एक बेहतरीन तरीके से उसको ज़ाहिर है अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर उसका एक सॉफ्ट इमेज आपने देखा कि पूरी दुनिया में गया, जिसके नतीजे में गाहे बगाहे बतदरीज गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो PSL में उन्होंने शिरकत की। और उसके बाद जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, जो यहाँ गैर मुल्की प्लेयर्स आए और जो एक परसेप्शन था कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो सही नहीं है, तो उन्होंने जो है दुनिया भर में इस मतलब ये बात बताई कि नहीं, पाकिस्तान जो है एक सेफ़ कंट्री है और वहाँ पे क्रिकेट के शहदाई हैं और वहाँ पे क्रिकेट में काफ़ी लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं अच्छे अंदाज से। फिर आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया भी आई, इंग्लैंड की टीम भी आई, न्यूजीलैंड आई और दूसरी टीमें जो है यहाँ पे उन्होंने आना शुरू किया। क्योंकि वो टीमें इससे पहले आई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का आना जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो एक पाकिस्तान क्रिकेट के तपते सहरा में एक खुशगवार झोंके की मानंद था। और इस तरह से इस बाकायदा मतलब एक इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर बहाल हुई। तो अब दूसरे टर्म में अब जब ये न्यूजीलैंड की टीम आई है तो 5 मैचेस जो हैं T20 हैं, 5 इंटरनेशनल मैचेस हैं। और मैं ये समझता हूँ जो आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी टीम जो है शारजा में सीरीज़ हार गई, तो देखें उसकी बुनियादी वजह ये थी, एक तो आपने देखें जो जो हमारे यंगस्टर्स को और जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की थी उनको तो टीम में शामिल करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और उसकी सिलेक्शन कमेटी का एक बहुत अच्छा इकदाम था और उसको सराहा जाना चाहिए। और आइंदा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही करना चाहिए, उसकी सिलेक्शन कमेटी के जो प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्म का मुजाहरा करें और जो नेक्स्ट कोई भी सीरीज़ हो उसमें उनको ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात थी। लेकिन जिस अंदाज से हमारे खिलाड़ियों को वहाँ मौके दिए गए, यानी जितने हमने प्लेयर्स नए इंडक्ट किए थे टीम में उन सबको एक साथ मौके दे दिए गए, तो ये जो स्ट्रेटजी थी वो मतलब सही नहीं थी। इसके बावजूद कि हमारी टीम में नौजवान खिलाड़ी शामिल थे अफगानिस्तान के खिलाफ, अगर हम एक एक दो खिलाड़ियों को मौका देते तो यकीनन हमारी टीम जो है अफगानिस्तान के खिलाफ भी सीरीज़ जीत सकती थी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमों को वो मुश्किल में डालती रही है। ये और बात है कि इससे पहले उसने कोई बड़ी सीरीज़ नहीं जीती थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत के उसने एक तारीख़ रकम की। और मैं ये समझता हूँ कि उसके अच्छे खेल को अफगानिस्तान की टीम ने जो अच्छा खेल पेश किया उसको हमें दाद देनी चाहिए। रह गई बात मतलब ये कि अब जो टीम हमारी है जो सिलेक्ट हुई है वो क्या परफॉर्म करेगी, तो देखें जो होम कंडीशंस होती हैं उसमें जो ज़ाहिर है मेज़बान मुल्क होता है उसको यकीनन अच्छी परफॉर्मेंस पेश करनी चाहिए और उसको जीतना भी चाहिए। गो के जो 20-25 साल के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें गुज़श्ता दिनों आई थी, हम उनके ख़िलाफ़ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जो एक मेज़बान मुल्क की टीम को करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो हमारी ये टीम है तो ये एक बैलेंस टीम है और इसमें 2-3 खिलाड़ी वो नहीं है जो
अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में खेले थे, बाकी जो है नए प्लेयर्स हैं उनको भी इनमें मौका दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब चूँकि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो इन टीमों में T20 में भी और वनडे में भी वापस आ गए, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम में, आप ये देखें जब न्यूजीलैंड की टीम ने गुज़िश्ता चंद माह कबल पाकिस्तान का दौरा किया था तो उसके सिर्फ 6 खिलाड़ी इस मतलब टीम में हैं, बाकी सारे खिलाड़ी उनके जो है वो नए हैं, तकरीबन जो भी होंगे 8 या 9 खिलाड़ी इस टीम में बिल्कुल नए हैं, और बास तो ऐसे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता सीरीज़ में भी ही मतलब डेब्यू किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि गो के उनके खिलाड़ी नए और यंगस्टर्स ज़रूर हैं, उनको ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन ये वो टीमें हैं गैर मुल्की जो जब किसी भी नए खिलाड़ी को इंडक्ट करती हैं तो वो भी एक उसी तरह की परफॉर्मेंस देता है जो उनका एक सीनियर प्लेयर देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सीरीज़ जो है कांटे की होगी, और यकीनन जिस तरह से हमारे सीनियर खिलाड़ी शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे तो उनको भी एक तड़प और भूख होगी कि वो जो है मतलब परफॉर्मेंस पेश करे, और जो हमारे नए खिलाड़ी जिनको एक मरतबा फिर इसमें मौका मिला है जैसे साइम अयूब हैं, और साइम अयूब ने अभी जो एक प्रैक्टिस मैच था उसमें 33 गेंदों पे उन्होंने 50 रन बनाए, 2 छक्के लगाए और 4 चौके लगाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब उनकी जो टीम में शमूलियत है वो कमोवेश बिल्कुल टीम में शमूलियत कमोवेश बिल्कुल यकीनी नज़र भी आ रही है। फैसल शेख साहब, साइम अयूब की बात हो रही है, अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में लास्ट T20 मैच में साइम अयूब ने अच्छी इनिंग खेली, 49 रन की इनिंग खेली, लेकिन पहले 2 T20 मैचेस में वो नाकाम नज़र आए। लेकिन क्या एतमाद देने की ज़रूरत है हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस खिलाड़ियों को और नौजवान खिलाड़ी को अगर सेलेक्टर मुंतखब करते हैं तो उन्हें भरपूर तौर पर मौका मिलना चाहिए। अगर हम T20 सीरीज़ की बात करें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, तो हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जो लड़कों को चांस मिलता दिखाई दे रहा था, जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ हमें नौजवान खिलाड़ी मुश्तमिल टीम गई, अब हमें सीनियर और जूनियर का दोनों का हमें इस वक्त साथ हासिल है। बाबर और रिजवान T20 में जो है ओपन किया करते हैं, काफ़ी आवाज़ें इन दोनों के हवाले से भी आई कि किसी एक को नीचे नंबरों पर आकर बैटिंग करना चाहिए। एक प्रॉपर अब साइम अयूब की सूरत में हमें बैटर नज़र आया है। अगर दूसरी थोड़ी सी मोहम्मद हारिस की बात कर लें तो उन्होंने भी परफॉर्म अच्छा किया है। क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, इस 4 में से क्या आगे पीछे आप समझ रहे हैं कि इनमें से बाबर को एक को अपने साथ लेके चलना चाहिए? क्योंकि अगर बाबर की हम बात करें, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर और साइम अयूब दोनों ओपन किया करते थे और दोनों ने सेंचुरियां पार्टनरशिप 2 दफ़ा अंजाम दी अपनी फ्रेंचाइज की जानिब से। तो समझें कि अब एक वक्त ऐसा आ गया है, ना तजुर्बेकार हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड टीम को, तो ये मौका है कि शायद हम इसमें आजमा लें अपने ओपनर्स को थोड़ी सी तरमीम कर कर। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखें, पहली बात तो ये कि ये हमारे 4 प्लेयर जो हैं जिनका आपने जिक्र किया, हारिस, साइम अयूब, रिजवान या बाबर, मेरा ख्याल है कि बाबर के पास एक चांस आसान सा ये इस वक्त है कि वो क्योंकि एशिया का बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, तो अगर वो किसी प्लेयर को ट्राई कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, वरना बाबर की और जो रिजवान की जोड़ी है थ्रू आउट आप देख रहे काफ़ी सीरीज से कामयाब है और काफी रन्स भी कर रहे हैं, अच्छे रन्स कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है फैसल साहब कि स्ट्राइक रेट बाबर का अगर हम देखें जो इंटरनेशनल क्रिकेट का है वो ज़रा कम है। लेकिन जिस तरह फ्रेंचाइज की जानिब से भी खेलते दिखाई दिए थे पेशावर ज़ल्मी से, तो स्ट्राइक रेट उनका बड़ा हाई नज़र आया। क्या वजह थी कि अगर दूसरी जानिब से जो स्ट्राइक तेज खेला जा रहा था, साइम अयूब दूसरे एंड से हार्ड हिटिंग करते नजर आ रहे थे, उसका फायदा बाबर को भी होता दिखाई दिया था? देखिए, जब एक प्लेयर रन कर रहा होता तो सामने वाला जो प्लेयर है ऑटोमेटिक उसके साथ जो है उस फ्रीक्वेंसी में शामिल हो जाता है। तो बाबर तो हर एक ऐसा प्लेयर है कि मैं समझता हूँ वो बेसिकली ओपन ना भी आए, 1 डाउन 2nd डाउन भी आ जाए तो रन कर लेगा। लेकिन ओपनर्स का जो मेन रोल है, आपको पता है 6 ओवर का सर्कल है, बेसिक क्रिकेट वो है, उसमें आप जितने रन सेट करते हैं, जितनी आप स्टंप्स बचाते हैं, वो आपके लिए अगली बारी पे बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो इस लिहाज से जो है वो मेरे ख्याल है कि बाबर को एक चेंज करना चाहिए, खुद पीछे 1 डाउन भी बैटिंग करने आ सकते हैं। अच्छा, हारिस और साइम अयूब ये दोनों ऐसे हिटर हैं, ऐसे बैटर हैं जो पीछे बारी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक चेंज करके देखें, जैसे हारिस की अच्छी है परफॉर्मेंस और सेकंड साइम अयूब थ्रू आउट रन कर रहे थे, अभी बताया इन्होंने, रियाज भाई ने बताया कि वो कल भी उसने 50 रन किए हैं और कंटिन्यू रन कर रहा है। तो उस लिहाज से एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड के एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। इससे बॉलर को भी थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब होता है, फील्डर और बॉलर इससे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो राइटी लेफ्टी का आप पूरी दुनिया में क्रिकेट उठा के देखें, हमेशा जो है बॉलर्स पे बड़ा खराब इंपैक्ट आता है उसका, बॉलर हमेशा परेशान रहता है, उसको अपनी लाइन और लेंथ और अपनी वेरिएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है।
अब जब एक जैसे प्लेयर होते हैं तो उसमें बहुत आसान होता है। अगर राइटी बैट्समैन दोनों है तो मैं खब्बे से बॉल करा सकता हूं, मतलब लेफ्टी फास्ट बॉलर हमारे उसके लिए डेंजर होगा, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेकिन राइट आर्म जो है एक राइटी एक लेफ्टी, इसके अगेंस्ट जो भी बॉलर बॉल कर रहा है वो ऑटोमेटिकली वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसके एक इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर हम देखें फैसल साहब, तो बड़ी बातें अभी हो रही हैं कप्तानी के हवाले से भी। बाबर आजम से सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है 14 तारीख से, क्या इस वक्त ऐसी बातें गर्दिश करना सही नज़र आ रही है कि एक फॉर्मेट के लिए बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है और दुनिया के बेहतरीन प्लेयर में से एक है। तो इस वक्त क्योंकि हम एशिया कप के बिल्कुल करीब मौजूद हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, ज़ाती ख्याल, कि आप उसको कहीं भी कप्तानी को छेड़ना इस वक्त हमारे लिए जो है वो आप समझे कि उसका एक बैड इम्पैक्ट आएगा टीम पर। तो एटलीस्ट जो है हमारे सबसे बड़ा सिलसिला यही रहा है कि हम कभी भी किसी प्लेयर को जो है वो कंटिन्यू नहीं करते, हमेशा मौके देने चाहिए। एक 2-4 सीरीज उसको और खिला के देखें। अगर आपको लगता है कि बाबर से नहीं कप्तानी हो रही किसी भी फॉर्मेट की, तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस वक्त आप ना करें। इस वक्त तो बाबर का खेलना और एज ए कैप्टन खेलना बहुत जरूरी है। थ्रू आउट वो कप्तानी करता हुआ आ रहा है, टीम में उसको कॉम्बिनेशन में इसको समझ आ गया है, टीम आपकी बहुत बैलेंस है, सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन है। फिर सीरीज से पहले ऐसी बातें गर्दिश करती हुई नजर आना, हमेशा गर्दिश करती हैं और करती रहेंगी हमेशा, ये बस लेकिन इसका कोई ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इन बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेते। उनको खेलने से मकसद होता है, चाहे कप्तानी में खेले या एज ए प्लेयर खेले। बिल्कुल, कप्तानी में खेलें या एज ए प्लेयर खेलें। इस पर थोड़ी सी अम्माद वसीम के हवाले से बात कर लेते हैं। रियाज साहब, अम्माद वसीम ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया अपना कि मेरे साथ 1 साल से ज़्यादती हो रही थी, अगर अब मेरे साथ ज़्यादती होगी तो मैं मीडिया के सामने अपनी चिट्टा पट्टा खोल के रख दूंगा। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि खिलाड़ियों को खेलने से मतलब होता है, चाहे वो कप्तानी में खेलें एज ए प्लेयर खेलें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं जब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो अपना एक टारगेट और फोकस रखते हैं और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे नज़र रख के अपने आप को इन रखने की कोशिश करते हैं। उसमें आप देखें, हनीफ मोहम्मद की आप मिसाल ले लें कि एक वक्त था जो हमें बाद में पता चला, उस वक्त तो हमें नहीं पता था जब वो खेलते थे, कि तीनों भाई जो थे, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और हनीफ मोहम्मद, वो कराची टेस्ट में उनको नहीं खेलने दिया एक साथ कि उनका रिकॉर्ड बन रहा था। लेकिन आप ये देखें, उन तीनों भाइयों में से किसी ने भी कभी कोई बात नहीं की। इसी तरह दुनिया क्रिकेट के बहुत सारे क्रिकेटर हैं। आप अपने मुल्क में देखें, सरफराज अहमद की मिसाल ले लें, फवाद आलम की मिसाल ले लें, फिर आज़म खान जो नए बैट्समैन विकेट कीपर हैं उनकी मिसाल ले लें। इन पे कितना मतलब है कि क्रिटिसिज्म हुआ और इन पे मतलब इनके साथ ज़्यादती हुई कि इनकी पीक पे जो है इनको मतलब नहीं खिलाया गया। सरफराज अहमद के साथ तो 2015-16 जब वक़ार यूनुस टीम के साथ हुआ करते थे एज ए ऑफिशियल, जब से ज़्यादती होती रही। फिर उसके बाद जब इवन मतलब ये कि आप ये देखें कि सरफराज अहमद को तो ये एजाज़ हासिल है कि उनकी मतलब ये कि कैप्टनशिप में आपने 2 बड़े आलमी एजाज़ जीते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ मतलब मुस्तकिल से ज़्यादती की जाती रही। उनको ना सिर्फ कैप्टनशिप से हटाया गया बल्कि उनको तीनों फॉर्मेट से ही हटा दिया गया। लेकिन आप ये देखें कि इस पूरे अरसे में 2 साल में उन्होंने 2-2.5 साल में कभी भी मतलब लब कुशाई नहीं की, कभी कोई बात नहीं की, और हमेशा मतलब ये कि वो बिल्कुल काम रहे। और आपने देखा कि फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी कि ना वो सिर्फ वो टीम में वापस आए, बल्कि एक मैच में जब अपना बाबर आजम टीम में शामिल नहीं थे किसी वजह से, तो रिजवान को जो है कैप्टनशिप के लिए अंदर से भेजा गया, गो के वो टीम में शामिल नहीं थे। लेकिन जो रूल्स है आईसीसी के, उसके तहत जो है उन्हें रिजवान को वापस भेजा गया और कप्तानी जो है वो सरफराज अहमद के हिस्से में आई, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आई। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप मतलब ये कि आप में टॉलरेंस है, पेशेंस है, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके साथ होता है। ना सिर्फ सरफराज ने परफॉर्मेंस पेश की और उसके बाद मतलब वो कप्तान भी बने। रह गई बात अम्माद वसीम की, तो मैं ही समझता हूँ जो एक ज़्यादती होनी थी बहुत बड़ी, वो तो उनके साथ हो गई, इसलिए कि वो ज़्यादती वो थी कि वो वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल होते। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी पिछले दिनों, वहाँ पे उन्हें उस टीम में होना चाहिए था। उसमें तो खैर शोएब मलिक को भी होना चाहिए था। लेकिन अम्माद वसीम ने अब जो ये बयान दिया है, मैं ही समझता हूँ कि वो गलत वक्त पर उन्होंने गलत बात की है, गो कि वो बड़े अच्छे मतलब एक प्लेयर हैं और उनकी हालिया परफॉर्मेंस जो है वो भी आउटस्टैंडिंग रही है। आप ये देखें, इससे पहले जो लीग थी गैर मुल्की, उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर PSL में अच्छी थी, फिर इवन अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ भी उनकी कमोवेश अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी बुनियाद पे उनको अब लिया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्होंने ये बात कह के अपनी जो खुद एक लॉक लगा लिया है कि अब अगर मतलब ये कि देखें ना, होना तो ये चाहिए था कि अगर वो ये बात ना करते तो हो सकता है कि मतलब गो के कंफर्ट लेवल तो नहीं है,
बाबर आजम वगैरह का जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनका अम्माद वसीम के साथ, लेकिन फिर भी ये चांस था कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पे उनको चांस मिल सकता था। लेकिन अब जो है उन्होंने कान खड़े कर दिए हैं अपने, मतलब जो हम असर उनके खिलाड़ी हैं, जो कप्तान हैं। अब वो मैं समझता हूँ कि उनकी इस बात पे बोर्ड में भी इस तरह की चीज़ पाई जाती है कि इन्होंने क्यों बात की। अच्छा, अब उनको टीम चूँकि अनाउंस हो गई है, उनको निकाल सकते नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे एक इशू बन जाएगा जो हमारा कल्चर है क्रिकेट का। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अम्माद वसीम को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि ये चीज़ खुद उनके लिए नुकसानदेह हो। हाँ, अगर वो इसी सीरीज़ के दौरान पे कोई चीज़ बात होती और जो उन्होंने सोच लिया था तो उस वक्त करते तो उसका एक इम्पैक्ट दूसरा आता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ तो हर प्लेयर को और हर शख्स को जो जिस मतलब एक शोबे से वाबस्ता है और जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा मतलब इसी तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अब जैसे अभी बाबर आजम की बात हो रही थी, तो मैं ही समझता हूँ कि जैसे बाबर आजम है तो बहुत अरसे से उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि भाई इनको जो है एक या सिर्फ 2 फॉर्मेट की कप्तानी दी जाए। 3 फॉर्मेट की आपने कप्तानी दे दी है, वो अपनी परफॉर्मेंस पे मतलब बाज़-औक़ात कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। एक इनिंग्स बहुत अच्छी खेलते हैं, दूसरी नहीं खेलते, स्ट्राइक रेट वो नहीं होता जो होना चाहिए, तो मतलब उनके लिए भी फिर इशू सामने आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा थिंक टैंक है वो पता नहीं कहाँ सो रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में जिस तरह से हुकूमतें बदलती हैं, बोर्ड भी चेंज हो जाता है, तो एक बोर्ड जब कोई डिसीजन लेने के काबिल होता है किसी के लिए तो उस वक्त वो हटा दिया जाता है। तो ये एक साइकिल है और चेंज चल रही है, लेकिन इसका फायदा, इसका जो नुकसान है वो खिलाड़ियों को बिल्कुल बोर्ड के हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे रियाज साहब, क्योंकि 24 अप्रैल तक जो है नजम सिटी सीट पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद शायद अबूरी जो है कोई चेयरमैन इस वक्त नामजद हो जाए। फैसल शेख साहब, अम्माद की बात हो रही है, नवाज शादाब टीम का हिस्सा है, क्या इस T20 सीरीज़ में अम्माद को चांस मिलता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बात बड़ी ज़बरदस्त कही रियाज साहब ने कि अम्माद की T20 में परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो आपस के इनके अख्तलाफात हैं या जो भी आपको मालूम है, हमारे जो क्रिकेट के करता धरता हैं, जो तब्दीलियाँ बोर्ड्स के चेंज होने से आती हैं, उसका सबसे पहला इम्पैक्ट हमारी टीम के ऊपर पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए। आप एक टीम सेटल डाउन होती है, परफॉर्म कर रही होती है, उसी दौरान में सरकार चली जाती है, उसी दौरान में नया बोर्ड आ जाता है, और नए बोर्ड में जो भी सेलेक्टर्स या मैनेजमेंट आती है वो अपने मनपसंद खिलाड़ी खिलाना चाहती है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी नेशनल टीम को जाता है। तो जहां तक ये देखें, तीनों प्लेयर अच्छे हैं। शादाब नो डाउट राइट आर्म लेग स्पिनर, बहुत अच्छा स्पिनर, अब परफॉर्म कर रहे हैं, वाइस कप्तान इस वक्त टीम, अब इस वक्त राइट नो वाइस कैप्टन भी हैं। उसके अलावा नवाज थ्रू आउट अब देखें, गुड ग्लिटर की उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की तरफ से अच्छी, और वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, पीछे आके छक्का के भी मार लेता है। तो इस लिहाज से तीनों प्लेयर मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो अम्माद के पास एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि वो नया बॉल कर लेता है, नया बॉल ही दोनों, तो नवाज भी कर लेते हैं। नवाज से आप देखें थ्रू आउट, नवाज की पूरी क्रिकेट उठा के देखें, पहले जो नया बॉल है सबसे ज्यादा अम्माद वसीम ने किया है, क्योंकि उसका बॉल गिरने के बाद अंदर की तरफ आता है, तो एक अच्छा इंपैक्ट है। लेकिन अल्लाह करे कि वो खिलाए, मैं समझ खिलाना चाहिए उसको, लेकिन एक साथ मैं नहीं समझता वो दो खब्बे खिलाएगा। नवाज के होते हुए अम्माद का चांस, तो नवाज को हमने काफी चांस दे दिया। अगर एक सीरीज के अंदर हम 2-3 मैचेस में अम्माद को चांस दे देते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो अभी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में अम्माद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग में भी उन्होंने रन किए हैं, बॉलिंग में भी आउट किए हैं, तो ओवरऑल अगर देखें उनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी जबरदस्त है। बहुत अच्छी, इसमें कोई देखें, कोई दो राय नहीं। मैंने कहा ना कि 19-20 का फर्क है, खिलाड़ी दोनों अच्छे हैं, चाहे वो नवाज हो या अम्माद वसीम। अभी डिपेंड करता है कप्तान या सेलेक्टर्स पे कि किसको वो मौका देना चाहते हैं, टीम मैनेजर पे। तो मेरे ख्याल में शायद यह थोड़ा सा पसंद नापसंद का फैक्टर शामिल होता है, जिसकी वजह से एक खिलाड़ी, अच्छा, पसंद नापसंद का फैक्टर ज़रूर शामिल होता है। यहाँ पर कप्तानी का भी अमल दखल ज़रूर नज़र आता है, सेलेक्टर्स के मैनेजमेंट का भी। दूसरी तरफ हम थोड़ी सी बात करें अपने फास्ट बॉलिंग के शोबे को, फैसल साहब, तो इस वक्त एहसान उल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, टीम का हिस्सा है, टीम के साथ साथ शहनशाह आफरीदी का साथ उन्हें हासिल है, हारिस रऊफ उनके साथ हैं, फिर फ़हीम अशरफ उनके साथ मौजूद है, नसीम शाह उनके साथ मौजूद है। क्या एहसान उल्लाह इन तमाम सीनियर्स प्लेयर्स के सामने अपनी परफॉर्म दिखाते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो शहनशाह आफरीदी को बड़ा सपोर्ट हारिस रऊफ से नज़र आता था, लेकिन एहसान उल्लाह ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी तो समझ रहे हैं कि एहसान उल्लाह टीम में आपको खेलते नज़र आ रहे हैं 11 रुकनी टीम में। देखिए, एहसान उल्लाह की अभी जो लास्ट जितनी परफॉर्मेंस देखें, चाहे PSL से उठा के अब तक देखें, एहसान थ्रू आउट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, एहसान का जो वो पेस है वो इन दोनों से ज़्यादा है, हारिस और नसीम से। हालांकि हारिस और नसीम तजुर्बेकार बॉलर हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जूनियर सीनियर का जो एक हसीन इम्तजाज है ना, उसमें ये सब चीज़ें चलती हैं।
और मेरा ज़ाती ख्याल ही है कि इनको बाबर जो है वो एहसान को ज़रूर ट्राई करें। भाई बिल्कुल, बाबर एहसानुल्लाह को ज़रूर ट्राई करते हुए नज़र आएंगे T20 सीरीज़ के अंदर। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से, फैसल शेख साहब से बात हो रही थी, ख़ासकर जिस तरह हमारे जो स्पिनर्स हैं, ख़ासकर शादाब, अहमद और ख़ासकर नवाज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मज़ीद रियाज साहब से भी बात कर लेते इसी हवाले से। रियाज साहब, जहाँ पर हमने देखा स्पिनर्स का किरदार बड़ा अहम होगा इस सीरीज़ में, वहाँ पर फास्ट बॉलिंग से जिस तरह बात हो रही थी, एहसानुल्लाह के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि एक नई दरियाफ्त पाकिस्तान में PSL ने, प्रोडक्ट ने पाकिस्तान को दे दी एहसानुल्लाह की सूरत में, और जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं, मुस्तकबिल उनका बड़ा ताबनाक नज़र आ रहा है। लेकिन माजी में हमने देखा कि बहुत से ऐसे बॉलर हमने ज़रूर आजमाए जिन्हें तीनों फॉर्मेट हमने खिलाया, और उसका नुकसान ये हुआ कि हमें तीनों फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट के लिए बॉलर हमारे पास रहता हुआ दिखाई दिया। क्या कहेंगे, एहसानुल्लाह के साथ भी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस किस्म के चीज़ें करने जा रही है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इन चीज़ों को रोकना चाहिए कि तमाम ही बॉलर्स को जो है मुख्तलिफ मौके पर जो है मौका देना चाहिए? देखें, ये तो एक बुनियादी उसूल है कि जब कोई भी खिलाड़ी, और एक ऐसा खिलाड़ी जो पहली मर्तबा किसी टूर्नामेंट में आया और उसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे दी है, तो उसको तो जो भी मतलब नेक्स्ट सीरीज़ या जो भी कुछ होता है उसमें उसको शामिल करना चाहिए। लेकिन एहसानुल्लाह ने एक ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट कर दी है और एक ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है कि वो किसी की आंखों में मतलब धूल अब नहीं झोंक सकते, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर उनको टीम में शामिल ही होना चाहिए। और अगर जो उनको टीम में शामिल नहीं करेगा उसको फिर क्रिटिसिज्म का मतलब उनको सामना करना पड़ेगा। देखें, ये ऐसे प्लेयर जो होते हैं बहुत कम होते हैं। आप ये देखें कि ना सिर्फ उन्होंने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, बल्कि कंटिन्यू जाके आपके अफगानिस्तान सीरीज शारजा में भी अफगानिस्तान के खिलाफ पेश की। हालांकि ये वो प्लेयर्स होते हैं, इसका मतलब ये कि उनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सलाहियत है, वो हर कंडीशन में खेलने की सलाहियत रखते हैं। वरना बास प्लेयर ऐसे होते हैं, देखें ये टेम्परामेंट की बात होती है, कंडीशन की बात होती है। बास प्लेयर ऐसे होते हैं कि देखें जो क्लब लेवल की का टेम्परामेंट होता है वो कुछ और होता है, जब कोई आप लीग खेल रहे होते हैं तो उसका टेम्परामेंट कुछ और होता है, और जब आप कोई मतलब बाईलैटरल सीरीज़ किसी कंट्री के खिलाफ खेल रहे हैं तो उसका मतलब एक टेम्परामेंट होता है। फिर ये कि होम और अवे का भी मतलब एक वो फ़र्क होता है कि अगर आप किसी गैर मुल्क में अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वहाँ की कंडीशन दूसरी है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। अगर आप अपनी कंट्री में खुद खेल रहे हैं तो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है। लेकिन एहसानुल्लाह ने ये साबित किया है कि ना सिर्फ उन्होंने PSL में अपने मुल्क में अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, बल्कि जो बाईलैटरल सीरीज़ थी जो शारजा में हुई, अफगानिस्तान उसका मेज़बान था, वहाँ की विकटें बिल्कुल मुख्तलिफ थी, वहाँ भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को पेश किया। तो मैं ये समझता हूँ कि एहसानुल्लाह जैसे खिलाड़ी जब इस तरह की परफॉर्मेंस दे देते हैं तो उनको फिर रोकना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर कोई भी बोर्ड, कोई भी कप्तान अगर उनके साथ मतलब ये कि कोई ऐसी हरकत करता है कि उनको चांस नहीं देता, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती के मुतरादिफ होगा, और वो खुद जो चांस नहीं देगा वो भी फिर एक्सपोज हो जाएगा। असल में देखें, मसला ये है कि हमारे मुल्क का बदकिस्मती से कल्चर ऐसा, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि मतलब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी अच्छी चीज़ों से नवाजा और हमें उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और हमारा भी मतलब कद ऊंचा होता है, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान में ये अच्छाइयाँ हैं हमारे। लेकिन वहीं उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें शर्म आती है कि मतलब इस तरह का कल्चर बन रहा है और ऐसे हालात बन रहे हैं। और वो मतलब इदारे जहाँ पे जैसे क्रिकेट है हमारी इंटरनेशनली, मतलब ये कि दुनिया इसको जानती है, और उसकी जो भी परफॉर्मेंस किसी खिलाड़ी की या कोई भी वाक़या जो है दुनिया में एक लम्हे में फ्लैश हो जाता है। देखें आजकल तो मतलब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है और ये टेलीविज़न का दौर है, इसमें तो एक लम्हे में आपका एक अल्फाज जो है पूरी दुनिया में फ्लैश होता है, आपका नेगेटिव, आपका पॉजिटिव, और फिर उसको दुनिया उसी तरह से देखती है। लेकिन बदकिस्मती से हम जो है इस तनाजुर में कभी भी मतलब इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें नहीं करते जहाँ पर हमारी मतलब दुनिया में एक पजीराई हो। हम हमेशा मतलब ऐसे मौक़ों पर ऐसी बातें कर देते हैं या ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे जगहसाई होती है। तो मैं ही समझता हूँ कि हमारे वो प्लेयर्स
जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ख़ासतौर से जैसे आपने एहसानुल्लाह का जिक्र किया, और भी हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं स्पिनर, जो आपने शादाब की बात की, अहमद वसीम की बात की, और एक और मतलब स्पिनर की बात की, मोहम्मद नवाज़ की बात की। तो मोहम्मद नवाज़ तो देखें ऐसे खिलाड़ी, जैसे अभी फैसल भाई भी कह रहे थे कि ये वो हैं जिनको इतने मौके मिलते रहे हैं। तो आपको तो मतलब देखें जो न्यूजीलैंड की टीम है उसमें 8 या 9 खिलाड़ी नए आए हैं, तो आपको मतलब अपने ऊपर कोई हवा तारी नहीं करना चाहिए, आपको एक मतलब कैजुअल वे में। लेकिन जवान खिलाड़ी जो रियाज साहब होते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तल्ख तजुर्बा रहा है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त दी। अगर इंग्लैंड की मिसाल आप देख लें, तो दीगर दूसरी टीमों की मिसाल देखें, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिन लड़कों को खिलाया उन लड़कों ने परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। वही जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, आपने बिल्कुल सही बात की। देखें वो तो अपनी टीम में वो नए यंगस्टर्स लड़कों को शामिल करते हैं, यकीनन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है जब भी शामिल करते हैं, लेकिन उनको वो मौके भी देते हैं तबातुर के साथ। ऐसा नहीं होता कि अगर 1-2 मतलब मैचेस में या 1-2 इनिंग्स में अगर वो फेल हो गया तो फिर हमेशा से उन पर एक कट लगा दिया जाएगा, नहीं जी ये इन्होंने बस एक परफॉर्मेंस दी थी, हमने उसकी बुनियाद पर इनको लिया था और अब हम इनको शामिल नहीं करते। ऐसा नहीं करते। उनके प्लेयर्स अगर 1-2 या 3 मैचेस में अगर वो नाकाम भी होते हैं तो उनको वो कई 1-2 सीरीज़ मौके देते हैं, उनका देखते हैं कि उनमें कितना एतमाद है, होम एंड अवे या किसी भी टीम के खिलाफ वो परफॉर्मेंस पेश करने की सलाहियत रखते हैं नहीं रखते हैं। देखें उनकी टीम में 8 या 9 खिलाड़ी नए हैं जो पहली मरतबा पाकिस्तान आए, और 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अभी मतलब एक आध महीने पहले डेब्यू किया है, लेकिन वो उनको लेके आए और यहाँ पर खिलाएंगे। देखें हमने तो हमेशा हमारा, आप एक रिकॉर्ड देख लें, चाहे हॉकी में देख लें, क्रिकेट में देख लें, हम डर डर के मतलब खिलाड़ियों को शामिल करते हैं। यार देखें आप एक टारगेट रख लें कि भाई 2 टीमें हैं, एक ने तो हार नहीं है। अगर आप इस खौफ से मतलब खिलाड़ियों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे कि हम हार जाएंगे, तो हार तो आप वैसे भी जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है मतलब फाइट करें, बिल्कुल फाइट करें और आगे बढ़कर जो नौजवान खिलाड़ी को मौका दें, जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में दी है। लेकिन थोड़ी सी वहाँ गलतियाँ ज़रूर हुई कि हमने तमाम तर नौजवान खिलाड़ियों को वहाँ पर मौका दिया। फैसल शेख साहब है, तमाम खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मौका मिला। लास्ट मैच में इफ्तिखार अहमद को चांस दिया गया, जहाँ पर एज ए सीनियर उन्होंने परफॉर्म किया। टीम उस वक्त भी बहरान का शिकार नजर आ रही थी, बैटिंग फ्लॉप होती जा रही थी, लेकिन 31 रन की उम्दा इनिंग इफ्तिखार ने खेली और फिर पाकिस्तान एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हुआ, जहां उसे जो है कामयाबी हासिल हुई आखिरी T20 मैच के अंदर। इफ्तिखार अहमद को कैसा देख रहे हैं T20 के अंदर, क्योंकि एज ए सीनियर वो हर दफ़ा जो है टीम के साथ मुंसलिक रहते हैं और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म अब देख रहे हैं कि मुतदरीज जो है अच्छा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है उनसे। देखिए इफ्तिखार बहुत अरसे से टीम के साथ हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत शानदार रही है, और बड़े कुछ परफॉर्मेंस उनकी ऐसी है जो बहुत ही उन्होंने टिपिकल टाइम पर पाकिस्तान को परफॉर्म करके किया है। जहाँ पाकिस्तान को रनों की ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने रनों का अंबार लगाया। तो सीनियर जूनियर का एक कॉम्बिनेशन होता है, सीनियर का एक एक्सपीरियंस भी होता है डेफिनेटली, तो उसका एक इम्पैक्ट टीम पर ज़रूर आता है। और टीम भी ज़ाहिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान की, ऐसा नहीं कि वो हल्की टीम है। और जैसे भी रियाज साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जब उनके पास नए 8-9 नए प्लेयर हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए आपका होम ग्राउंड है, PSL या आपकी तमाम सीरीज में इन्हीं लड़कों की परफॉर्मेंस है, जिन्होंने यही सारे लड़के परफॉर्म करके आए और इन्हीं विकेटों पे करके आए। और पाकिस्तान के इस वक्त जो विकेट्स हैं, जहां थ्रू आउट अब T20 में देखें एक रनों का अंबार लग रहा है, बड़ी शानदार विकेट बनी, बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं। तो मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि आप जो है वो जो एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें, सीनियर के साथ एक जूनियर एक जो बैकअप टीम ज़रूर तैयार रखें। अगर किसी प्लेयर हमने तैयार तो की है, पाकिस्तान शाहीन है, फिर अंडर 19 हमारी टीम दौरे पे जा रही है, तो बैकअप तो हमारा तैयार है, मजबूत नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो लड़के परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिक वो क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे बजाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो भी प्लेयर खेलता है उसको एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 सीरीज तो खिलाएं आप, ताकि उसका जो एक कॉन्फिडेंस सामने है, उसका जो उसका एक वो है आप समझ लें परफॉर्मेंस है, वो अपनी शो कर सके। हमारे एक बड़ी बदनसीबी रही है, प्लेयर बड़ा शोर मचा के आता है, उसको एक दिन में स्टार बना देते हैं और अगले दिन वो सफा हस्ती से मिट जाता है। फिर अभी से साइम अय्यूब को सईद अनवर का नेमुल बदल कहा जा रहा है। जी नहीं प्लेयर्स, साइम नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, यंग है, सबसे बड़ी बात ये यंग प्लेयर है। आप देखें उस पूरे PSL में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी आजम खान की, और आजम खान वहां जाके बिल्कुल फेल हो गए। तो बड़ा बिल्कुल इस पे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया, थोड़ी सी अंपायरिंग के हवाले से भी तो बात कर लें। तारिक तौफीक साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, क्रिकेट लेवल 1 अंपायरिंग का
कोर्स इन्होंने किया हुआ है। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है 2021 में जो लेवल कोर्स करवाया था उसमें जो ये हिस्सा थे, और 150 से ज़ायद जो है इसमें अंपायर ने जो है शिरकत की थी। लेवल 2 का आगाज़ होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, और इस पर बहुत सी चीज़ें थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है नाइंसाफ़ी करता हुआ नज़र आ रहा था। तो तारिक तौफीक साहब जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तारिक तौफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेवल 1 कोर्स कराया, लेवल 2 कोर्स होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और कुछ जातियां होती दिखाई दे रही हैं। लेवल 1 पर जो अंपायर ने कोर्स किया था उन्हें बाकायदा तौर पर ईमेल्स भी जारी किए गए थे। उसके बाद मुख्तलिफ जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे थे उसमें अंपायरिंग के प्राइज भी अंजाम दे रहे थे आप लोग। लेकिन अब क्या मामला हो गए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मनपसंद अंपायर्स के लिए जो है दरवाजे खोलता दिखाई दे रहा है, या आप लोगों को फिर एक साइडलाइन लगाया जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब, आपने अपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया और अंपायर के लिए आवाज बने। और ये एक बहुत अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए अंपायर्स को राइट और हकूक मिल सकता है। आपका वो भाई चैनल है जिसने ये मुझसे रब्ता करा है। और मैं अपने बारे में आपको एक तारुफ ही बता देता हूँ कि मैं खुद जो है पीसीबी पैनल में मैं 12 साल अंपायरिंग कर चुका हूँ। 97 में मैंने BRCS एग्जाम पास किया था, फिर कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का एग्जाम पास किया था, फिर पैनल इंडक्शन कोर्स हुआ था 2002 के अंदर, मैंने उसमें जो है वो टॉप किया था। फिर उसके बाद मेरे पैनल में इंडक्शन हुआ था। उस वक्त महबूब शाह साहब थे कराची से ताल्लुक रखने वाले अंपायर। उन्होंने मेरी सलाहियतों को समझा और मुझे जो है पैनल में शामिल किया था। उस वक्त जो है जनरल तोक़ीर रियाज साहब थे, वो एक ओपन पॉलिसी बनी थी पूरे पाकिस्तान के लिए। और तमाम जो है जिसमें से उन्होंने 40 अंपायर सेलेक्ट किए थे पूरे पाकिस्तान में से, 40 में से 10 अंपायर लिए थे, तो 10 में मैं भी शामिल था उस वक्त। ये तकरीबन 2002 की बात है, ठीक है। मैं खुद डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन भी हूँ, स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स को लुक आफ्टर कर रहा हूँ अपने कॉलेज में जहाँ 7000 बच्चे पढ़ते हैं। मैं क्रिकेट को बहुत गहराई से देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, ठीक है। अभी जो ये कोर्स हो रहा है यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उस पर मुझे खदशात हैं, ठीक है। वजह यह है कि जिन अंपायर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2021 में लेवल 1 का कोर्स हुआ था, उसमें अंपायर रेफरीज जो बिलाल मैनेजर जो है रेफरीज बिलाल कुरैशी साहब और अब्दुल हमीद साहब असिस्टेंट रेफरीज अंपायर जो हैं, और पीसीबी ने इनको ईमेल की थी 2021 के अंदर कोर्स के लिए, ठीक है। उसके अंदर से तकरीबन 400 अंपायर पाकिस्तान में अपियर हुए थे, जिसकी फीस 5000 रुपए ली गई थी। अब ये जो कोर्स हो रहा है 2023 में, ठीक है। तो इसके लिए अंपायर उस कोर्स के अंदर 150 अंपायर जो है 350 में से 150 अंपायर पूरे पाकिस्तान के अंदर पास हुए थे, ठीक है। 150 के अंदर से तकरीबन 41 अंपायर जो हैं वो पास हुए, ठीक है। जिसके अंदर से कराची के 18 अंपायर थे, मीरपुर खास के 2 थे, लाड़काना के 2 थे, सक्कर के 3, सांगड़ का 1, दादू का 1, बदीन का 1, और ऐसी हैदराबाद से 2 थे। तो ऐसे मुख्तलिफ अंपायर थे, ठीक है, जो पास हुए थे। ये ऑनलाइन कोर्स हुआ था 3 दिन का। इसका फिजिकल टेस्ट हुआ था, रिटर्न टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। इसको जो है अब्दुल हमीद साहब ने जो है वो इंटरव्यू लिया था, और ये एक बिलाल कुरैशी साहब अंपायर मैनेजर पीसीबी की जो है वो कराची के अंदर आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था इसका। और उसके अंदर से उन्होंने मार्किंग रखी थी कि हर क्राइटेरिया के 30 मार्क्स रखे थे उन्होंने, ठीक है। रिटर्न टेस्ट के 30 मार्क्स और फिजिकल टेस्ट के 30 मार्क्स, इंटरव्यू के जो है वो 30 मार्क्स रखे थे। तो ऐसे 90 मार्क्स बनते थे, वो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, ठीक है। उस वक्त ये अंपायर पास कर गए। अब जब ये पास कर गए तकरीबन कराची के 41 है, ऐसी मुख्तलिफ पंजाब के दूसरे सूबे के अंपायर थे 150 के करीब पास हुए थे। अब 41 अंपायर में से सिर्फ मनपसंद अंपायर को कॉल की जा रही है, जो बोर्ड के मेंबरान हैं, शकील शेख साहब या दूसरे मेंबरान हैं जो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो उनको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और बिलाल कुरैशी साहब अपने जो लाइकिंग के अंपायर हैं उनको कर रहे हैं, जिनसे इनकी यारी दोस्तियां निभाई जा रही हैं। अच्छा तारिक तौफीक साहब, अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आप लोगों से रब्ता किया है? सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। अंपायर अपने तौर पर रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो लेवल 2 कोर्स करा रहा है उसकी ईमेल जो है कॉल करके ईमेल कर रहा है और 15,000 रुपए फीस ले रहा है, और अंपायरों को जो है खामोशी से बुला रहा है। अपने पसंद के लॉबी के लाइकिंग वाले जो मेंबरानों के पीसीबी के मेंबरान के और कुछ एसोसिएशन के कुछ रीजन्स के जो यारी दोस्ती निभाते हैं, उन अंपायर को कॉल की जा रही है। उन्हीं अंपायर को
इंडक्शन कर दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा। ये पीसीबी का तर्ज अमल है अभी तक। बिल्कुल तर्ज अमल। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा, फैसल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, अंपायरिंग के हवाले से बात हो रही थी, अगर हम देखें तो अलीम डार जिसने पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया, हाल ही में वो जो है आखिरी उन्होंने जो इंटरनेशनल मैच है अंपायरिंग की बांग्लादेश और आयरलैंड के ख़िलाफ़ 439 मैचेस कहीं शो हो रहा है, कहीं 446 शो हो रहा है। तो अंपायरिंग में पाकिस्तान के लिए फ़राइज़ अंजाम दिए, अच्छे फ़राइज़ अंजाम दिए, पाकिस्तान को दुनिया भर में नाम रोशन किया, 3 दफ़ा ICC अवार्ड उन्होंने जीता। पाकिस्तान में भी अंपायरिंग का म्यार अगर देखें, अगर इस किस्म के मामलात होते रहें, फैसल साहब जिस तरह अभी तारिक तौफीक साहब जिक्र कर रहे हैं, लेवल 1 कोर्स उन्होंने किया हुआ था, 150 से ज़ायद उसमें जो अंपायर थे शिरकत की थी, उसमें ऑनलाइन ये कोर्स हुआ था। तो समझ रहे हैं कि जहाँ एक तरफ अलीम डार ने पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया, हमें तो मज़ीद अंपायर निकालने चाहिए। तो ऐसी अगर ज़ातियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से होती रहीं तो माजी में आप समझ रहे हैं कि अलीम डार जैसा एम्पायर निकल कर सामने आएगा कोई? देखें शहजादे भाई, सबसे बड़ी बात तो ये अलीम डार का ताल्लुक भी एक छोटे से शहर से है, पंजाब के गुजरांवाला से। और गुजरांवाला में एक छोटा सा कस्बा है जिसको वो गग्गड़ मंडी कहते हैं, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एम्पायरिंग की एक बड़ी नर्सरी है। क्रिकेटर्स के बाद एम्पायर्स भी माशाल्लाह हमारे पास एक बड़ी, एक आप समझ लें बड़ी वाइड रेंज मौजूद है। रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया, मैं कई जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इख्तलाफ करता हूँ, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये जो देखें, ये जो फीसेस का जो सीन है पूरी दुनिया में नहीं है, जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया है। पहले इसकी एक मिसाल आपको इस तरह से देता हूँ कि पहले जब हम कोई लाइव क्रिकेट टूर्नामेंट कराया करते थे, रमज़ान ट्रॉफी, तो उसकी कोई फीस नहीं हुआ करती थी। उसके बाद इन्होंने अभी कुछ साल पहले, कोई 5-6 साल पहले, इन्होंने उसकी बाकायदा फ़ीस लेना शुरू कर दी। नॉन लाइफ के 5 लाख रुपए एनओसी, सिर्फ एनओसी देने के, और लाइफ के 15 लाख रुपए। फिर आहिस्ता आहिस्ता रमजान क्रिकेट भी कमी हुई। अच्छा, उसका देखें, होता है क्या है कि जो ये फीस चार्ज कर रहे होते हैं, बेसिकली सारे प्राइवेट टूर्नामेंट होते हैं। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर होता है उसके ऊपर ये एक इजाफी बोझ होता है। एक तो वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, पूरे पाकिस्तान से प्लेयरों को अडॉप्ट कर रहा है, फिर आपको लाइव ट्रांसमिशन दे रहा है और स्पॉन्सर्स पे काम कर रहा है, वट एवर, एक लंबी एक हिस्ट्री है। लेकिन बेसिकली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आप समझ लें, सब ऑर्डिनेट है। वो उसको एक वहां से पाकिस्तान के लिए प्लेयर ढूंढ के दे रहा है अपनी सारे एफर्ट्स के बदले में। इस साल एक बड़ी, उससे भी बड़ी ज्यादती इन्होंने ये की कि जो हमारे जुनेद जिया साहब हैं, वो जो 15 लाख रुपए पिछले साल तक फीस दिया करते थे, इस साल से उन्होंने वो 15 लाख को 30 लाख में तब्दील कर दिया है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्रिकेट को होने जा रहा है। और जो टूर्नामेंट हमारे यहाँ कराची में 6, 7, 8 बड़े टूर्नामेंट होते थे, या पंजाब में, वो जनाब इस साल सिर्फ 2 टूर्नामेंट हो सके हैं। उसकी बुनियादी वजह ये पैसों का बढ़ना है, नंबर 1। सेकंड, ये जो भी तारिक भाई फरमा रहे हैं कि देखें, ये तो खैर कोई क्रिकेट बोर्ड का जो भी कंसर्न पर्सन है वो इस पर अपनी राय दे सकता है या इसका जवाब दे सकता है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि देखें, ये जो जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको सुनना भी चाहिए और इस पर जो बेस्ट स्टेप होना चाहिए। इस तरह की ज़्यादतियाँ बंद होनी चाहिए। ये पसंद नापसंद का सिलसिला। जी तारिक तौफीक साहब, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये ऐड करना चाहूंगा, देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब इस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पोर था, गरीब इदारा था, आज से जनरल तोकर जिया साहब के बाद ये इदारा बहुत अमीर हो गया, फर्टाइल डिपार्टमेंट बन गया, इसलिए अपना पैसा खुद जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद जब ये पीसीबी जब गरीब इदारा था, तो आपके पास महबूब शाह पैदा हुए। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्सेज कराता था, ठीक है, जिसमें किसी से कोई टीए कोई फीस नहीं लेता था, ऑनरी सर्विसेज देता था, उनको पैसे भी देता था। टीए की मद में जो एम्पायर अंदरून सिंध से आते थे, मुख्तलिफ शहरों पाकिस्तान से आते थे, उनके रिहाइश भी देता, खाना भी देता था, उनको तमाम फैसिलिटीज देता था टीए की शक्ल में, ठीक है। वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब खुद मुख्तार इदारा है, जो अपना पैसा जनरेट कर रहा है, इतना अमीर तरीन बोर्ड बन गया है और बहुत बेहतर कंडीशन में, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन गरीब अंपायरों से पैसे ले रहा है, जो 400, 500, 600 रुपए की अंपायरिंग करते हैं, जो गरीब गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, कसम पुरसे की जिंदगी गुजार रहे हैं, सही है। इन पर इनको रहम नहीं आ रहा, इनसे 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं, ये कैसे देंगे? जब आप देखें 230 रुपए, 280 रुपए का तो पेट्रोल इस मुल्क में मिल रहा है। एक आदमी जो नॉर्थ नाजाबाद कराची में रह रहा है, अगर वो जाके वहां पर मैच करता है, मिसाल के तौर पर कराची के दूसरे कोने पे, एक जोन से दूसरे जोन पे जाएगा, तो 300 रुपए का तो उसका पेट्रोल ही खर्च हो जाता है, 600 रुपए का, तो उसको बचेगा क्या?
इनको सब कुछ पता होने के बावजूद इन पर रहम नहीं आ रहा। बिल्कुल तारिक साहब हमारे साथ लाइन पे ही रहिए। रियाज साहब से इस पे हवाले से थोड़ी सी बात करें। रियाज साहब क्या नहीं, कहेंगे नहीं, आप तारिक ये तौफीक साहब? देखिए तारिक साहब ने, मैं समझता हूँ, बहुत सही बात की है, बड़ी तर्जुमानी की है और बिल्कुल सही बात है। देखें, जब हमारा क्रिकेट बोर्ड जब जी 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 तौफीक साहब, आपके पास जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट को पीसीबी कोर्स कराता था, एहसन रजा पैदा हुआ है, शोजेब रजा पैदा हुआ है, और आपके कराची के बहुत सारे रियाजुद्दीन एम्पायर थे, इस्लाम खान थे, जुनैद गफूर थे, ये सारे एम्पायर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जब पीसीबी कराता था, जब ये पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब खुद इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने सर्व करा 25-28 साल, वो खुद पीसीबी उनको पैसे देता था कोर्स में शिरकत करने के। नहीं तो तौफीक आज साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, का मुकाम है। आप बिल्कुल Pandemic सही जी तौफीक भाई, रियाज साहब हमारे साथ लाइन पे स्टूडियो में मौजूद है, इनसे बात कर लेते थोड़ी सी आपके हवाले से। जी नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल सही तर्जमानी की है, तौफीक साहब ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, जिस वक्त हमारा क्रिकेट बोर्ड गरीब था ना, तो वो कतई तौर पर मतलब उन्होंने आज़ाद तमाम अंपायर्स को भी, खिलाड़ियों को, टूर्नामेंट्स जो ऑर्गेनाइजर थे उनको छोड़ा हुआ था ताकि क्रिकेट जो है प्रमोट हो, और उन पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई थी। और उस वक्त गो के क्रिकेट बोर्ड गरीब था, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके बावजूद उनकी तवज्जो पैसे हासिल करने की जानिब नहीं थी। और अब हम ये देखते हैं कि जिस तरह से क्रिकेट अब परवान चढ़ रही है और ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, तो क्रिकेट बोर्ड के लिए खुद अच्छा है कि मतलब नीचे ऑर्गेनाइजर्स ग्रास रूट लेवल पे इतने बड़े टूर्नामेंट करते हैं, रमज़ान में टूर्नामेंट करते हैं और दुनिया उन्हें देखती है, टेलीविजन पे आते हैं, बजाय इसके कि आप उनको फैसिलिटेट और एकोमोडेट करें, आप जो है उन पर पाबंदियां लगा रहे हैं। ये सिर्फ पाबंदियां जो हैं ये जकड़ने के लिए हैं, उन पे मतलब अपने उनको काबू करने के लिए, ताकि वो सारे वो काम करें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चाहे वो पहले वाले हों या हालिया, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे इकदाम भी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें जो अभी तौफीक साहब कह रहे हैं, इसको मेरे ख्याल से एड्रेस करना चाहिए। और ग्रास रूट लेवल पे अब अभी जैसे फैसल भाई ने बात की कि मतलब पहले जो है, और तौफीक साहब ने भी कहा कि मुझे भी पता है कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये रमज़ान में जो टूर्नामेंट्स होते थे इनकी कोई फीस नहीं लेता था। फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर टीवी राइट्स आ गए, ये आ गए, आपने ठीक है, लेकिन एक नॉमिनल फीस होनी चाहिए, एक थोड़ा सा ऐसा हो यार साहब, जहां पर फीस की बात हो रही है तो थोड़ी सी, जहां पर अंपायरिंग के शोबे की बात हुई, वहाँ स्कोरिंग के हवाले से भी बात कर लें। जो स्कोरर होते हैं उनकी भी फीस बहुत कम है। फैसल साहब क्या कहेंगे? ऐसे देखिए जी, अंपायर स्कोरर बिल्कुल लेवल आप बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की, हकीकत भी है। 90% अंपायर वो हैं जिनके पास कोई दूसरी जॉब नहीं है, जिनका गुजर बसर सिर्फ अंपायरिंग पर है। तो वो जो अब जब इस तरह की चीज़ें बोर्ड चार्ज करेगा तो वो अपना घर चलाएंगे, एम्पायरिंग करेंगे, कोर्सेज करेंगे, किस तरह पाकिस्तान नए एम्पायर जनरेट करेगा, किस तरह से आप जो है वो अच्छे एम्पायर को तलाश करेंगे। आपको तो फैसिलिटेट करना चाहिए, उल्टा उनसे पैसे मांगने। सेम स्कोरर का भी यही सीन है। देखिए, स्कोरर के पैसे तो उनसे भी चार्ज कर रहे हैं ना, स्कोरर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि जब उसको कुछ कोर्सेज करने हैं या मैचेस करने, तो व्हाटएवर कहां से लेकर आएगा पैसा। अच्छा, इसमें आपकी बात, हालांकि पाकिस्तान कराची ने बेहतरीन आपको स्कोरर दिए हैं, जिशान फजल ले लें, मोहम्मद हसन ले लें, सलमान काजमी ले लें। ज़्यादा मोइन साहब, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी 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 तारिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट ईयर 2021 में जो स्कोरिंग के कोर्स कराए या ये अंपायरिंग के लेवल 1 के कोर्स कराए, वो 2 दिन में और 3 दिन के जो कोर्स थे, ठीक है, वो ऑनलाइन कोर्स करा रहे थे। अब मुझे बताएं ऑनलाइन में कितना खर्चा पीसीबी का आ रहा है कि जो ऑनलाइन कोर्स। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। एक उनका जो है, जो एक रेफरी है या जो उनका एक एम्पायर है, वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका एम्प्लॉय है, वो तो उनको वैसे तनख्वाह पे रखा हुआ है, वो तो उनको सर्विसेज दे रहा है। तो पीसीबी ऑनलाइन पे क्या खर्चा आ रहा है जनाब? इतने जो पैसे आप ले रहे हो इस गरीब मुल्क के लोगों से, अवाम से, गरीब एम्पायरों से, जो सर ने जैसे कहा कि 90% एम्पायर तो 500, 600 और 800 रुपए की एम्पायरिंग करते हैं, पूरे साल एम्पायरिंग करते हैं, उनका तो गुजर बसर इसमें। अच्छा तारिक तौफीक साहब, बड़े आप एम्पायरिंग के शोबे में तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप क्रिकेट को बड़ी गहरी नज़र से भी देखते हैं। हैदराबाद में अंडर 19 के हवाले से ट्रायल्स मुनक्किद हुए, कितना टैलेंट देखा आपने इसमें अंडर 19 के प्लेयर, और फिर हैदराबाद का अब तक अनाउंस नहीं हुआ है अंडर 19 के प्लेयर्स का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूरे पाकिस्तान की टीम में जो है वो अनाउंस हो गई है, ये तो बड़ी तशवीश की बात है। लोग बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोग सवालात उठा रहे हैं। अब तो ये एसोसिएशन के लोग ही आपको बेहतर बता सकते हैं, इसके पास तो, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं हो रही। बात यही है अंडर 19 के हवाले से जो आपने बात करी है, उसमें 4-5 लड़के बहुत काफी टैलेंटेड हैं, जिनसे उम्मीद है कि वो आके बिल्कुल 4 से 5 खिलाड़ी हमारे पास यकीनन टैलेंटेड नजर आए हैं अंडर 19 में भी। तारिक तौफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। फैसल शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।